ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 10वीं का नागरिक शास्त्र का जो 3rd चैप्टर है, अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल के वीडियो लेक्चर में ये जानना कि विविधता क्या होती है, विविधता कैसे होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जो है कल के लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था। आज उसी के क्रम में हम आगे के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल विविधता बता दिया था और मैंने ये बताया कि जो विश्व में चाहे कोई भी देश हो, चाहे भारत जैसा या चीन जैसा विशाल जनसंख्या वाला देश हो या श्रीलंका जैसा छोटा जनसंख्या वाला, छोटा भौगोलिक विस्तार वाला देश ही क्यों ना हो, सभी देश में आपको जो है विविधता देखने को मिलेगी। चाहे रंग को लेकर, चाहे नस्ल को लेकर, चाहे जाति को लेकर, चाहे धर्म को लेकर, चाहे जाति को, वर्ग को या अन्य न जाने बहुत सारी चीज़ों को, विचारधाराओं को लेकर, मान्यताओं को लेकर, खान पान को लेकर, वेशभूषा को लेकर, संस्कृति को लेकर इत्यादि को लेकर आपको विविधता देखने को मिलेगी। यदि हम श्रीलंका की ले लें तो श्रीलंका में आपको हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी, जो संप्रदाय को मानने वाले लोग मिलेंगे। भाषा के आधार पर देखें तो वहाँ पर तमिल और सिंगली बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो क्या इतने सारे छोटे देश में, इतना सा छोटा देश में भी, कम जनसंख्या वाले देश में भी आपको विविधता देखने को मिलेगी। तो कल मैंने आपको ये बताया था और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, दुनिया के अधिकतर देश में चाहे जनसंख्या से छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे क्षेत्रफल में छोटा हो या क्षेत्रफल में बड़ा हो, अधिकांश देश में आपको विविधता देखने को मिलेगा। विविधता या तो सामाजिक कारण से हो सकता है, या तो ऐतिहासिक कारण से हो सकता है, या तो भौगोलिक कारण से। विविधता किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। अपवाद स्वरूप विश्व में एक दो ऐसे ही मात्र आपको देश मिलेंगे जिसमें विविधता ना के बराबर है। उसमें विविधता है, ऐसी नहीं है कि उसमें विविधता नहीं है, उनमें भी विविधता है, लेकिन विविधता ना के बराबर है। जैसे अगर जर्मनी को ले लें तो जर्मनी अधिकांशतः ये माना जाता है कि उसमें विविधता ना के बराबर है, लेकिन वर्तमान समय में लोग जर्मनी में जा रहे हैं, लोग बस रहे हैं, लोग वहाँ का नागरिकता ले रहे हैं, पूरे विश्व लोग जर्मनी जाकर बस रहे हैं या लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जर्मनी में भी आपको विविधता देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर विविधता जो कि प्राकृतिक कारण होती है और कुछ मानवीय कारण से भी विविधता होती है, और ये देखते हैं कि इन विविधताओं की वजह से जब लोगों में भेदभाव कर दिया जाता है उनके बुनियादी आवश्यकताओं को लेकर, बुनियादी चीज़ों को लेकर, या समाज में उनको गरिमापूर्ण समान जीवन जीने से को अलग कर दिया जाता है, तो किस तरह ये सामाजिक, ये भौतिक विविधता किस तरह सामाजिक विविधता और सामाजिक बुराई के रूप में उभरती है, इसको हम आज के एनसीईआरटी की एक कहानी के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। ये जो कहानी है एक वास्तविक और असली कहानी है, जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में आपके जो कक्षा 10वीं के जो अध्याय 3 है इसमें दिया हुआ है। इसमें 3 ऐसे व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यदि आप कॉपी और पेन कुछ लेकर बैठे हैं तो आप उसमें नोट करते हुए कुछ ऐसे चीज़ों को हम नोट करते हुए या लिखते हुए चलेंगे जो पेपर के दृष्टिकोण से वो इम्पॉर्टेंट हो। क्योंकि पेपर में, जैसा कि मैंने बता दिया, जो सामाजिक विज्ञान का जो कक्षा 10वीं का जो आपका पेपर होगा उसमें 20 नंबर के जो अंक होंगे वो केवल आपको MCQ यानी OMR सीट भरने पर ही मिलेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि 5 नंबर के जो MCQ होंगे आपका नागरिक शास्त्र का जो पुस्तक है, जो किताब है, उसी से आएगा। इसलिए कुछ डेट को, कुछ घटनाओं को, कुछ कहानियों को मैं कुछ डेट दिया, कुछ घटना दिया, इन सभी चीज़ों को आप लिखें और प्रयास करें। यदि याद हो जाता है तो अच्छी बात है, ना भी याद हो तो प्रयास कीजिए किसी तरीके से कहानी के रूप में, किसी घटना के रूप में इन सभी चीज़ों को याद करने के लिए, ताकि यदि MCQ के रूप में ये पूछ दे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान का जो ये विषय है जिसमें 20 नंबर का MCQ होगा, या आप वैसा ही हो जैसा आप चाहें, आपके हाथ में हो, पेपर देने जाएं तो ऐसा ना लगा 1 2 4 MCQ ही हो पा रहे हैं, बाकी तो कुछ समझ ही ना आए, ऐसा ना हो आपके साथ। तो मैं कहूँगा कुछ चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। तो कहानी क्या है इसमें, एनसीईआरटी में ये बताया गया कि 1960 में, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था कि विश्व में सभी देशों में, हर देश में आपको विविधता देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो ये कहानी है 1968 की ये घटना है। अगर आप इस डेट को 1968, मैं उम्मीद करूंगा कि जो मेरी हैंड राइटिंग है शायद आप लोग को समझ में आ रही होगी। यदि ना समझ में आए तो मैं डेली शाम 5 बजे आप लोग के लिए लाइव क्लास चलाता हूँ। आप इस लाइव क्लास में बताने का प्रयास कीजिएगा, बताने का, हाँ, कि नई राइटिंग समझ आया और सुधार कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत गंदा जो भी है आप अपना सुझाव दीजिएगा और आपके सुझाव को मैं हमेशा मान्य रखूँगा। ठीक है, चलिए। तो हुआ क्या, 1968 में यानी 1968 में ओलंपिक हुआ। और ये ओलंपिक कहाँ पे होता है, आपके मैक्सिको में होता है। जैसे भारत एक देश है, पाकिस्तान एक देश है, चीन देश है, बांग्लादेश है, वैसे मैक्सिको एक, आप जान सकते हैं, एक स्थान, एक देश है। ठीक है, तो मैक्सिको में क्या होता है, सामान्यतः 1968 में एक ओलंपिक खेल होता है। किस चीज़ का खेल होता है, दौड़ का होता है। 1968 में मैक्सिको में 200 मीटर ओलंपिक का दौड़ होता है। और इस ओलंपिक के दौड़ में 3 व्यक्ति, जॉन कॉलर्स, 3 व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम यहाँ पर किताब में, अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ के बता दूँ। ये आपकी किताब है, इसमें 3 व्यक्तियों का नाम दिया है, टॉमी स्मिथ, जॉन कॉलर्स और पीटर नामर्स। ये 3 व्यक्ति हैं, ऐसे हैं जो क्रमशः कहीं ना कहीं ओलंपिक को जीता। अब सवाल होता है ओलंपिक को इसमें जीता तो इसमें विविधता क्या हुआ, इसमें भेदभाव कैसा हो गया। तो भेदभाव मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति थे जिनका मैं नाम बताया आपका टॉमी स्मिथ, जो आपके, मैं लिख दूं नाम, टॉमी स्मिथ। दूसरे जॉन कार्लोस, ये 2 व्यक्ति। टॉमी स्मिथ जो कि ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और जो टॉमी और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था पीटर नार्मर, इन्होंने सिल्वर मेडल को इन्होंने यानी दूसरा स्थान प्राप्त किया, और तीसरा इन्होंने कांस्य पदक जो है इन्होंने प्राप्त किया। अब कहानी को जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, होता क्या है कि ये जो 3 व्यक्ति जो 1968 में जिन्होंने ओलंपिक में जीता, अपना स्थान प्राप्त किया है, इनमें से पहले व दूसरे व्यक्ति यानी टॉमी स्मिथ, जॉन कॉलर्स, ये 2 व्यक्ति जो कि अमेरिका के नागरिक थे और ये अश्वेत लोग थे। अब अश्वेत क्या होता है, देखिए, विश्व में सामान्यतः हमारे देश में तो 3 लोग पाए जाते हैं, पूरे विश्व में भी पाए जाते हैं। एक होते हैं श्वेत, एकदम पूरी तरह से गोरे हों, एक होता है अश्वेत जो पूरी तरह से काले हों, और तीसरा हमारे देश में जो सांवला चलता है, ना तो पूरी तरह से गोरा है ना तो पूरी तरह से काला है। ठीक है, तो हुआ क्या, मैं इसको समझाने के लिए आपको बताता हूँ। देखिए, तो ये जो टॉमी स्मिथ और जो जॉन कॉलर्स थे, ये अमेरिका में अश्वेत यानी काले लोग थे, ये अफ्रीकी प्रजाति के लोग थे। अब सवाल होता है, अमेरिका तो हमने सुना सारे लोग गोरे होते हैं, उनको तो हम गोरे कहते हैं, अन्य चीज कहते हैं, तो काले कैसे हो गए अमेरिका के नागरिक। आपने ओबामा को देखा होगा जो कि काले राष्ट्रपति हुए हैं अमेरिका के। आपने सुना जो अमेरिका के सारे लोग गोरे हुए हैं, जैसे जो बाइडन हो गए, ये तो गोरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो गए, ये भी गोरे हैं। तो जो बाइडन ये भी गोरे हैं। ओबामा जो थे वो तो अमेरिका के नागरिक थे, लेकिन काले कैसे हैं? क्या अमेरिका में सभी लोग काले होते हैं या कुछ ही लोग काले होते हैं या सभी लोग गोरे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अमेरिका में आपको 2 तरह के, 2 नस्ल के, 2 रंग के लोग मिलेंगे, एक गोरे लोग, एक काले लोग। हमारे मन में विचारधारा आ गई कि अमेरिका के जितने भी लोग हैं सारे गोरे। नहीं, ऐसा नहीं। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पूरी तरह से काले हैं, जिनका स्किन पूरी तरह से क्या, डार्क है। अब सवाल होता है, कुछ लोग गोरे हैं तो कुछ लोग काले हैं, आखिर ऐसा क्यों? क्या भौगोलिक कारण की वजह से ऐसा है? नहीं, भौगोलिक कारण की वजह से नहीं ऐसा है। इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ।
जैसा कि हम सब इतिहास में भारत का इतिहास पढ़ते हैं कि हम जो थे अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटिशर्स का एक उपनिवेश था भारत। हम तो कहते हैं तो भाई भारत के गुलाम थे, हम तो कहते हैं अंग्रेजों के हम गुलाम थे। ये कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन बहुत दुख की बात है, हम गुलाम थे और अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। हमारे धन संपत्ति, हमारी संपदा जो था वो सारा का सारा लूट के ले गए। और अंग्रेज जो है वो कभी नहीं कहते, यानी ब्रिटिशर्स से कभी नहीं कहते हैं कि हमने कभी भारत को गुलाम बनाया। वो तो सीधे कहते थे भाई देखो, हमने किसी भी देश को गुलाम नहीं बनाया, हम जिस भी देश में गए थे उस देश का विकास करने के लिए गए। और वो कहते तो भारत का कहे कि हमने गुलाम बनाया। वास्तव में देखा जाए तो हम थे ही, और उन्होंने गुलाम बनाया ही था, क्योंकि शोषण के विरुद्ध हमारे देश का जो भी धन संपत्ति संपदा इत्यादि जो कुछ भी सारा लूट के ले गए। इसमें कोई दो ना है, लूट के ले गए। दिया क्या हमें? कुछ नहीं। 100 रुपया था, 99 रुपये लेके चल गए, 1 रुपया काम कर दिए और दिखा देखो 1 रुपया हमने तुम्हारे देश में काम कर दिए। 1 रुपया काम तो किए, लेकिन 99 रुपये तो लेके चले गए, कंगाल तो बहुत किए। तो ठीक उसी प्रकार एक दौर था जब अंग्रेजों का, यानी ब्रिटेन का, ब्रिटिशर का पूरे पृथ्वी पर, पूरे विश्व में एक छत्र राज था। तो उस समय जैसे भारत एक गुलाम देश था, पाकिस्तान था, अन्य देश थे, तो अमेरिका भी क्या, एक गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। और अफ्रीका जो था वो भी क्या, गुलाम था। हम गुलाम से समझेंगे अपने, अगर मैं औपनिवेशिक बताऊंगा, औपनिवेशिक काल, उपनिवेश, तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं गुलाम शब्द का ही प्रयोग करूं ताकि चीजें ना ज्यादा क्लियर रहें, ठीक है, समझ में, व्यवहारिक भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ज्यादा सैद्धांतिक शब्दों का उठाएंगे ना, बमबारी करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो जैसा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक उसी प्रकार अमेरिका भी क्या, अंग्रेजों का गुलाम था। और अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम था। अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश थे जो क्या, अंग्रेजों का गुलाम था। तो जब इन अंग्रेजों ने जब अमेरिका को गुलाम बनाया, तो अफ्रीका को तो भी बना लिया। तो उनको लगा कि अमेरिका की आबादी कम है, या अमेरिका में कुछ विशेष काम करने के लिए या कुछ अन्य काम करने के लिए श्रमिक कम पड़ रहे हैं। श्रमिक यानी मजदूर कम पड़ रहे हैं, हमको मजदूर चाहिए जो यहाँ पर काम कर सके। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने अफ्रीका में बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के गुलाम बनाकर, क्योंकि गुलाम तो थे ही, पकड़ पकड़ लोगों को उठाया और लाके अफ्रीका से अमेरिका में पटक दिया यानी रख दिया और काम करवाया। कुछ समय बाद अमेरिका भी आज़ाद हुआ। तो जिन लोगों को अंग्रेजों ने अफ्रीका से अमेरिका कर दिया, वहां पर गए, उन्होंने पे शादी ब्याह, बच्चे उच्चे सब होने लगे, सब मतलब उन्होंने किया, आज़ादी हुआ। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो वो सारे लोग जो अफ्रीका से अमेरिका गए वापस थोड़ा ना आए, नहीं आए, वहाँ पर रह ले, वहाँ पर आपस में शादी कर लिए, घुल मिल गए, वहीं पर आना स्टार्ट कर दिया। और उनके कई सारे बच्चे हों, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे हों, वहाँ पर आना प्रारंभ कर दिए। जो कि अफ्रीका के जो लोग होते थे ये थोड़े से काले होते थे, थोड़े क्या एकदम काले होते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति काला है या गोरा है कोई बुरा थोड़ा ना है। कोई व्यक्ति अगर काला है तो बुरा क्यों, तो सोच में फर्क है कि ये व्यक्ति काला है तो बुरा है। ये कोई प्रमाणित थोड़ा ना था कि गोरा व्यक्ति अच्छा ही होता है या बुरा व्यक्ति काला ही होता है। वो तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे लोगों को पकड़ के ले गया गया, वहां पर रहे। बाद में उन्होंने उनके वंश बढ़ने लगा, शादी ब्याह स्वाभाविक से किए होंगे तभी तो वंश बढ़ा, वहां पर रहने चालू गए। एक समय बाद क्या होने लगा, जो अमेरिका के जो मूल निवासी थे, मूल निवासी जो पहले थे, जो गोरे लोग थे, और जो अफ्रीका के जो लोग थे जो अमेरिका में अब रहने लगे, यहाँ के नागरिक हो गए, कई पीढ़ियों से रहने लगे, इनको अफ्रो अमेरिकन कहा जाने लगा। इनको क्या कहा जाने लगा, अफ्रो अमेरिकन कहा जाने लगा। कि यानी अफ्रीका का भी है प्लस अमेरिका का, दोनों लोग का मिलावट हो गया। यानी ये लोग जो लोग हैं आधे अफ्रीका के और आधे अमेरिका की, ये वाला हिस्सा आधे अफ्रीका आधा अमेरिका का, तो अफ्रो अमेरिका कहा जाने लगा। लेकिन जेनेटिक कारण, अन्य कारणों की वजह से इनका जो रंग था वो काला था। जब इनका जन्म होता था तो जन्म से ही काले होते थे। इनके शरीर में, संरचना में तो बदलाव आया, लेकिन उतना नहीं आया जितना अफ्रीका के लोग हैं या जितना अमेरिका के लोग हैं। यानी ये अलग हो गए, ना तो पूरी तरह से अफ्रीका जैसे दिखते थे, ना तो पूरी जैसे अंग्रेजों, ना तो पूरी तरह अमेरिका की तरह थे, बीच में एक मिलावट हो गया। तो जब आज़ाद हुआ, इनका भी संविधान, कानून व्यवस्था, सिस्टम सब आया, सब लागू हुआ, सब बना। और फिर होने क्या लगा, जो ये गोरे लोग थे और ये जो थोड़े से काले सावले लोग थे, बाल घुंघराले बाल थे, जैसे आपने ओबामा का अगर देखा होगा, तो ये आपस में उनमें भेदभाव होने लगा। इनको जो गोरे लोग थे उनको ये लग लेना ये काले लोग हैं,
इनका तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो इनका क्या, इनके साथ भेदभाव होने लगा। अब भेदभाव हर जगह होने लगा। कहाँ कहाँ होने लगा, जैसे अमेरिका में क्या होने लगा, अमेरिका में जितनी भी अच्छी अच्छी जमीनें थी वो गोरे लोग के पास थी। अफ्रीका में ऐसा भी था। अमेरिका के नागरिकों के लिए जो गोरे थे उनके लिए अच्छे स्कूल थे, अच्छे कॉलेज थे, अच्छे चीजें थे। काले लोग के लिए ऐसा कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं काले लोग को कुछ अधिकार उधिकार नहीं दिया था, उनको एकदम निचले दर्जे का नागरिक माना जाता था, एकदम कचरा, एकदम बेकार माना जाता। भले उनके अंदर योग्यता हो लेकिन फिर भी उनको एकदम कचरा माना, एकदम बेकार माना जाता, एकदम बकवास हो, रहो कचरे हो। लेकिन योग्यता होने के बाद भी उनको दरकिनार कर दिया जाए। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो कि मान लीजिए गोरा है, योग्यता है, महीने का 5 लाख कमा सकता है। वही दूसरा व्यक्ति अगर वो काला है, अगर उतना योग्यता उसको भी है तो काम करने नहीं देंगे, करने देंगे तो तनख्वाह नहीं देंगे। तो उसके उनको दोवें दर्जे का, निचले दर्जे को नागरिक माना जाता था, निचले दर्जे का उनको सम्मान दिया जाता था। तो जो काले लोग होते उनको बड़ा चुभता था कि हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों, रंग हम काला हैं तो इसमें हमारी क्या, कोई व्यक्ति काला है या कोई व्यक्ति गोरा है उसमें उसका क्या भूमिका। कोई जेनेटिक कारण होता है जिसका व्यक्ति गोरा होता है, काला होता है, कुछ भौगोलिक कारण भी होता है कि इस खास क्षेत्र में अगर आपका जन्म हो तो संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहेगी कि आप थोड़े गोरे होंगे, या एक समय के बाद आदमी गोरा काला कारणों से होता रहता है। ठीक है, तो इनका माना हम काले हैं इस वजह से हमको हमारे साथ भेदभाव किया जाए, तरह दुनिया भर के भेदभाव किए जाए। और यही भेदभाव अफ्रीका में होता है। अफ्रीका में काले गोरे का भी भेदभाव होता है। अफ्रीका में क्या होता है, जितनी भी अच्छी जमीन होंगी गोरे लोग के पास, जितने भी अच्छे सार्वजनिक शौचालय होंगे वो गोरे लोग के लिए, टूटे फूटे पुराना शहर और ऐसा रहेगा वो काले लोग के लिए। अच्छे डॉक्टर, अच्छे नर्स, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी सुविधा गोरे लोग को दी जाती है। श्वेत लोग जो गोरे थे उनको दी जाती थी। और जितने कम नर्स, जितने थोड़े से कम डॉक्टर, ये टूटा फूटा पुराना बेड, पुराना हॉस्पिटल ऐसा होता था, अच्छे मशीन नहीं, अच्छे बेड नहीं, काले लोग को दिया जाता है। वहाँ पर अफ्रीका में एक कानून था कि अगर कोई व्यक्ति बस में बैठे हैं, अगर एक बस में 20 लोगों की बैठने की जगह है, 12 लोग गोरे बैठे हैं, 8 लोग काले बैठे हैं, पता चला बस स्टॉप पर बस रुकी, 4 और गोरे लोग चढ़ लिए, तो जो काले होते थे 8 लोग, उनमें से 4 लोग को अपनी सीट छोड़ना पड़ता था। भले उन्होंने टिकट का पैसा लिया है, भले वो शुरू से बस जब स्टार्ट हुआ तब से बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी सीट देनी पड़ती थी उनको बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई तुम काले हो, तुम नहीं बैठ सकते, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। तो इनको बड़ा चुभता था। तो जिस जिस देशों में अमेरिका, अफ्रीका में जहाँ पर काले गोरे रहते, इनके साथ हर जगह भेदभाव किया जाता था। तो कहते थे हम काले हैं तो क्या हुआ, हमारे साथ भेदभाव क्यों। तो अमेरिका में क्या, अफ्रो अमेरिका जो अफ्रीका अमेरिका दोनों को मिला जो लोग थे, ये क्या थे, इनके साथ रंग को लेकर भेदभाव होता था। तो इनको बड़ा दुख होता था। तो भी कि अपने अधिकारों के लिए, कि हम भी इंसान हो, हम भी तुम्हारे जितना ही हमको अधिकार मिलना चाहिए, कि हम काले हैं इस वजह से हमको निचला नागरिक मान लो, या सबसे दोवें दर्जे का नागरिक मान लो, हमको एकदम दरकिनार कर दो, एकदम हाशिए कर दो, ये पूरी तरह से गलत है। तो इन्होंने क्या, बहुत तरह आंदोलन किए और शांतिपूर्ण आंदोलन किए, कुछ हिंसक आंदोलन भी हुए, कई तरह का आंदोलन किए, और समाज में इन्होंने प्रयास किया एक समानता पाने के लिए। जैसे अब भारत में देखो तो गोरे काले का भेदभाव तो नहीं देखने मिलेगा, लेकिन भारत में ब्राह्मण और हरिजन, हिंदू धर्म में आपको बड़ी पैमाने पर ब्राह्मण और दलित का संघर्ष आपको देखने को मिला। आज तो नहीं है, लेकिन इतिहास से पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वहाँ पर छुआछूत को लेकर, अन्य चीजों को लेकर संघर्ष किया। तो हर समाज में विविधता रही, लोगों ने संघर्ष किया। भारत की बात करें तो महिलाओं ने भी संघर्ष किया, शिक्षा के लिए, समानता के लिए, रोजगार के लिए, अन्य चीजों के लिए। आज भी लोगों को पुराना विचारधारा कि महिलाएं पढ़ लिख के क्या करेंगे, पुरुष को पढ़ाओ, बेटा तो बेटे को पढ़ाओ, इत्यादि इत्यादि चीजें। तो ये भी क्या है, ये सारे भेदभाव है समाज में, लिंग को लेकर, महिला पुरुष को लेकर। पुरुष उसको ज्यादा संभावना है तो उसको पढ़ने की, महिला तो उसको कम संभावना लोग देते हैं पढ़ने के लिए। तो ये भेदभाव ही हुआ ना, लिंग को लेकर, रंग को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, इत्यादि चीजें कहीं ना कहीं हर समाज में होता है और होता रहा है। हालांकि वर्तमान समय बहुत कम हो रहा है, लोग इसका प्रयास करें ऐसा ना हो, लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका में उस समय दशक में क्या होता था, भेदभाव खूब होता था गोरे और काले लोगों को। तो लोग क्या करते, उसका आंदोलन करते थे, कुछ आंदोलन तो हिंसक हो जाते, मारकाट, दंगे फसाद सब हो जाते थे। तो अपने अधिकारों के लिए लोग क्या लड़ते थे। तो हुआ क्या, 1968 में जब ओलंपिक हुआ था, तो ओलंपिक में 2 व्यक्ति अमेरिका, एक टॉमी स्मिथ, दूसरे जॉन कार्लोस, ये 2 व्यक्ति काले व्यक्ति थे।
काले, मैं कह रहा हूँ बुरा मत मानिएगा, एक बात बता, मैंने कहा ना गोरा काला होने से कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये जो दो व्यक्ति थे टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलर्स, इन्होंने फर्स्ट रैंक और इन्होंने थर्ड रैंक हासिल किया और इन्होंने दूसरा रैंक स्थापित किया, यानी गोल्ड मेडल और कांस्य पदक, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक इन दोनों ने पाया, जो कि अमेरिकी के नागरिक थे और काले लोग थे। और ये जो पीटर नामर ही थे, मुझे वो चेक कर लो, पीटर नामन ये न है, पीटर नामर थे, ये जो थे ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और गोरे व्यक्ति थे। यानी पीटर नामर ये क्या था, अमेरिका के रहने वाले थे और ये क्या श्वेत व्यक्ति थे, श्वेत यानी गोरे, श्वेत का मतलब गोरे और श्वेत का मतलब काले। तो ये जो दो व्यक्ति थे ये तो भाई पीटर स्मिथ जॉन कॉलर्स अमेरिका के थे और पीटर नामर थे ऑस्ट्रेलिया के थे और ये गोरे व्यक्ति थे। बाद में जो इन्होंने 200 मीटर का जब रेस जीता तो पुरस्कार के लिए इनको भाई मंच पे बुलाया गया कि आइए मंच पर आप जो है अपना पुरस्कार लें। जब इनको पुरस्कार के लिए जब ये लोग गए हैं तो इन्होंने कहा कि अपना जो जूता था, क्योंकि आपने देखा होगा जो धावक होते हैं जो रेसिंग में दौड़ते थे वो भारी भरकम जूते एक तरह के जूते से पहन कर दौड़ते हैं, उसके लिए अलग जूता होता है, स्पोर्ट्स शूज होता है। उन्होंने कहा अपने जूते निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद वो जब मंच पे गए तो इन्होंने क्या किया था, ये जो थे टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलर्स, इन्होंने क्या किया अपना सर से नीचे झुका लिया और मुट्ठी बंद इस तरह अपने हाथ को कर लिए। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो श्वेत लोग होते थे, अश्वेत, जो काले लोग होते थे, जो अश्वेत लोग होते थे, जब अपने अधिकारों का मांग करते थे तो इस तरह से मुट्ठी बना हुआ हाथ एक इनका क्या प्रतीक होता था, शक्ति का प्रतीक होता था। यानी जब ये अश्वेत लोग यानी काले लोग जब कभी अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे, अपने अधिकारों की मांग करते थे, तो उनका जो चिन्ह होता था ऐसा मुट्ठी बंधा हुआ, ऐसा इनका एक चिन्ह होता था ऐसा। तो उन्होंने क्या अपना मुंडी को ऐसे नीचे झुकाया, अपने ऐसे हाथ को किया, फिर जूते नहीं पहने हुए थे। उसके साथ साथ लोगों ने अपने गले में कुछ गमछा जैसा कुछ कपड़ा, काला कपड़ा को माना जो उनका प्रतीक था आंदोलन का। साथ में कुछ काले मन के मोतियों के कुछ माला उन्होंने पहना, ये भी उनका प्रतीक था आंदोलन का, जो श्वेत और श्वेत काले गोरे जो के बीच में समानता के अधिकार के लिए जो संघर्ष करते थे उसका लोग प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ जो ये पीटर नामन थे, इन्होंने अपने पीठ के पीछे कुछ लिखवाया था, इन्होंने भी इनका सहयोग किया था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इन्होंने किस तरीके से काले और गोरे के बीच में भेदभाव होता था उसको इन्होंने दिखाया। और जो कि ये दो व्यक्ति जो टॉमी स्मिथ और जॉन मार्शल जो कि काले थे और अमेरिका के थे, जब इनने बड़े पैमाने पर जूते नहीं पहने, मुंडी झुकाए हुए हैं, हाथ उठाए हुए हैं, काले जो कपड़े गमछा जैसा कुछ लिए हुए हैं, मन के काले मन के यानी मोतियों जैसे कुछ माला पहने हुए हैं, तो ये सारे प्रतीक थे काले लोग के आंदोलन का। तो जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इसका आंदोलन किया तो पूरे विश्व के जितने भी विश्व थे, पूरे विश्व के जितने भी देश थे, सभी देशों का ध्यान उन पर गया कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि ये काले हैं, श्वेत हैं, ये काले हैं और श्वेत हैं, और लगता है इन्होंने ये जो है अमेरिका के तो नागरिक हैं लेकिन ये क्या काले और गोरे का भेदभाव से शोषण है, यानी गोरों के ये शोषण का शिकार है, इनको लगता है कुछ अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा मतलब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया, अपने उन जो उनके साथ बुरा बर्ताव होता था उसको क्या उन्होंने शांतिपूर्वक उठाया। अब पूरे विश्व को दिखाने का प्रयास किया, पूरे विश्व के सभी देशों ने दिखाने का प्रयास किया। जब उन्होंने इस तरह की घटना की तो पूरे विश्व के जितने भी रेडियो समाचार था, उस समय तो रेडियो होता था, टेलीविजन तो होता था नहीं था, तो रेडियो समाचार था, न्यूज़ समाचार पत्र हुए, सभी न्यूज़ समाचार पत्रों पे इनके फोटो निकाली गई, इनके कुछ आर्टिकल लिखे गए, कुछ आर्टिकल मतलब कुछ सूचना लिखी गई, कुछ संपादन किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये मुद्दा उठाया तो पूरे विश्व में आगे की तरह यह फैला कि तो उससे क्या हुआ, जो अमेरिका था, जो अपने आप को सबका दादा मानता है, जो अपने आप को लोकतंत्र का दाता मानता है, या अपने आप को जो अमेरिका है वो क्या कहता है मूल अधिकारों को जन्मदाता मानता है। अमेरिका कहता है मूल अधिकार हमारे ही देश से जन्मे, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि इत्यादि। तो उसकी बड़ी आलोचना हुई, लोगों ने बड़ी निंदा किया कि तुम्हारे देश में देखो कालों लोगों के साथ, जो लोग काले उनके साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है,
आप बताइए क्या है ये उसे। तो अमेरिका की बहुत ज़्यादा निंदा हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इन्होंने उठाया कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो पूरे विश्व का ध्यान इसके ऊपर गया। पूरे विश्व ने अमेरिका की आलोचना की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना हुई है। तो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। और जब ये पूरे विश्व पर जब इन्होंने क्या किया, जब आंदोलन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने साथ हो रहे अत्याचार को, अपने साथ हो रहे शोषण को जब उठाया तो पूरे विश्व में जब फैला, तो इसके साथ साथ जो अमेरिका में उसी समय लोगों ने क्या किया, जितने भी काले लोग थे, जितने भी अश्वेत लोग थे, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए जोर पे आए कि नहीं, हम भी इंसान हैं, हम भी मानव हैं, हमको भी अधिकार मिलना चाहिए, उतना अधिकार मिलना चाहिए जितना आपको मिलता है। अगर आपके पढ़े लिखे योग्य तो आपको 5 लाख मिला, मुझे 2 लाख क्यों। समानता स्वतंत्रता पूरा अधिकार मिला कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग का तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हुआ क्या कि 1965 से लेकर एक लंबे समय तक, मैं डेट इसमें देख लूँ तो हुआ क्या, 1954 से लेकर 1968 तक, तो अमेरिका में क्या 1954 से लेकर 1968 तक नागरिक अधिकार आंदोलन चला। क्या हुआ, नागरिक अधिकार आंदोलन चला। और जो है 1966 से लेकर और 1966 से 1975 तक अश्वेत यानी काले, अश्वेत यानी काले, आपका क्या काले शक्ति आंदोलन चला। ये जो था नागरिक अधिकार आंदोलन था, अधिकार आंदोलन था। यानी अमेरिका में 1954 से लेकर 1968 तक नागरिक अधिकार आंदोलन चला कि हमको अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप अमेरिका का इतिहास पढ़ो तो जैसे भारत के अगर संदर्भ मिले तो भारत में क्या है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश में संविधान लागू हुआ और 1951 में जब भारत में चुनाव हुआ था तो हमने क्या दिया था, सार्वभौमिक मताधिकार दिया था कि हमारे देश में हर व्यक्ति वोट दे सकता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी भाषा का हो, भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, तमिलनाडु का, केरला का, असम का, उसको वोट देने का हमने अधिकार, यानी वोट देने का हमने अधिकार दिया। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हमने सबको वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन बस हमने 2 लोग को रोका कि जो बहुत ज़्यादा अपराधी हो, जो बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर 10-10, 8-8 मर्डर केस चल रहे हैं, रेप केस चल रहे हैं, जिसने न्यायालय ने उसको रोका कि भाई आप वोट नहीं दे सकते हो। या वो व्यक्ति जो मानसिक रूप से खराब है, जिसका सोचने समझने की शक्ति नहीं है, एकदम पूरी तरह से पागल है, मेंटल है, तो हमने उसको रोका है कि वो वोट नहीं दे सकता है। बाकी हमने किसी भी व्यक्ति को भारत में वोट देने को हमको रोका नहीं कि आप वोट दे सकते हो। जहाँ पर आप 18 साल के हो आप वोट दे सकते हो। पहले तो 21 साल था, 21 साल का आप हो गए तो आप वोट डाल सकते हो। तो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को, किसी भी भाषा को, किसी क्षेत्र को आप वोट दे सकते हो। लेकिन अमेरिका में शुरुआत में ऐसा नहीं था। अमेरिका में क्या था, उस समय वोट देने का अधिकार पढ़े लिखे लोगों को था कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो ही आप वोट दे सकते हैं। क्योंकि अमेरिका का मानना था कि जो पढ़ा लिखा है वही जो है कुछ काम कर पाएगा, जो पढ़ा लिखा है वो समझदार होगा, वो ज़्यादा मैच्योर रहेगा तो वोट देगा, तो अच्छे व्यक्ति को वोट देगा, अच्छे व्यक्ति चुन के आएंगे तो देश का विकास होगा। तो उनका ये मानना था। तो इसलिए काफ़ी लंबे समय तक जो पढ़े लिखे नहीं तुमको वोट ही नहीं देने दिया जाता था, वोट देने का अधिकार ही नहीं था। जो गरीब थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इनके लिए भी नागरिक आंदोलन बड़े पैमाने किए, अन्य चीज़ों के लिए इन्होंने आंदोलन किया, हम भी नागरिक, हमको भी स्वतंत्रता समानता का हमको अधिकार दो। अमेरिका में एक बार नहीं, भारत कितना अधिकार दे गए, आते आते धीरे धीरे आते होते आए। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका के लोग ये मानते थे कि जो पढ़े लिखे नहीं उनको वोट देने का अधिकार मत दो, ये सही था? ये पूरी तरह से गलत था। गलत कैसे था आप ये समझो। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा लोगों से लोगों के लिए शासन। मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में 100 लोग हैं, ठीक, 100 में से हम मान लेते हैं कि वहाँ की आबादी जो है 30 लोग पढ़े लिखे नहीं है,
30 लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि जो 70 लोग जो पढ़े लिखे हैं वो इस साइड रहते हैं और 30 लोग इधर रहते हैं, ठीक। अगर 70 लोग पढ़े लिखे, अगर इनके वोट देने से अगर सरकार बनेगी तो सरकार किसके लिए काम करेगी? जो वोट दिया है, जो वोट देता है उसके लिए सरकार काम करेगी। क्या कभी सरकार उस व्यक्ति के लिए काम करेगी जो पढ़ा लिखा नहीं? उसके लिए तो सरकार भाड़ में जाए, हमको इससे क्या लेना है, वो तो वोट ही नहीं देंगे तो काम नहीं करेगी। तो 30 लोग ऐसे ही निकल जाएंगे। मान के चलो जो 70 लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं उसमें से 30 लोग मान लीजिए गरीब हैं। अब मान लीजिए इनको कहा जाए कि भैया आप गरीब हो, आप वोट नहीं दे सकते, तो जो सरकार बनेगी जो पढ़ा लिखा है लेकिन गरीब है, मान लो बहुत पढ़ा लिखा कुछ सक्सेस नहीं हुआ, तो क्या उसके लिए सरकार काम करेगी? कुछ करेगी नहीं। वो गरीब का गरीब ही रहेगा, उसके लिए ना तो अच्छी सुविधा में देगी, ना तो कुछ योजना लाएगी, कुछ नहीं करेगी, जैसा तैसे रहने दी। विकास किसका होगा? जो पढ़ा लिखा है। विकास किसका होगा? जो अमीर है। तो बाकी तो सब नीचे ही रहेंगे ना। तो भारत में हमने ऐसा नहीं कहा, हमने कहा चाहे जो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार होगा। क्यों? अब इससे क्या होगा? जब सबको वोट देने का अधिकार होगा तो जो भी सरकार में जाएगा, जो भी सत्ता में जाएगा, वो सबके लिए काम करेगा, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बीमार हो, चाहे कोई भी है, किसी को छोड़ेगा नहीं वो व्यक्ति। वो सरकार छोड़ेगी नहीं, वो पार्टी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जानता है किसी एक को भी हमने छोड़ा कि अनपढ़ हटाओ, ये गरीब हटाओ, ये बेरोजगार इनको हटाओ, नहीं वोट हटाओ इनको, इनके लिए कुछ काम नहीं करेंगे, तो वोट तो वो देंगे। आप नहीं काम करोगे तो आपकी विपक्षी दल के विपक्षी जो पार्टियां उनको वोट देंगे, तो वो सत्ता में आ जाएंगे, आप हट जाओगे ऑटोमेटिक 5 साल बाद। तो लोकतंत्र में क्या है? सबको वोट देने का अधिकार है, तो सब वोट देंगे, तो सबके लिए वो सरकार काम करेगी, लालच में करेगी कि हमको वोट मिलेगा, वोट जो हमको मिलेगा, और वोट मिलेगा तो सही है, आपको अधिकार है। तो अमेरिका में काफी लोग सही था ही नहीं कि जो पढ़े लिखे हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, जो गरीब है उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। अमेरिका में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। अगर आप सऊदी अरब को ले लो तो सऊदी अरब में वर्ष 2015 की 14 तक आप देख लेना, 14 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार ही नहीं था। तो अब बताओ ऐसे समाज में ना तो कोई गरीब है वो वोट नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता, जो अनपढ़ है वो वोट नहीं दे सकता, जो महिला है वो वोट नहीं दे सकता। उसके बाद अगर सरकार बन रही तो सरकार किसके लिए काम करेगी? 50% तो महिलाएं आबादी में निकल जाएंगी, फिर अनपढ़ लोग निकल जाएंगे, फिर उसके बाद गरीब निकल जाए, तो वो सरकार केवल उस जनसंख्या केवल 10 से 15% हिस्से के लिए काम करेगी। विकास उन्हीं का होगा, बाकी सबका नहीं होगा। लेकिन सबको वोट का अधिकार मिलेगा, तो उससे क्या होगा? जो पार्टी है उसको मालूम है कि हम नहीं काम करेंगे तो दूसरे को वोट दे देंगे, तो उनकी क्या सरकार बनेगी, हम बाहर हो जाएंगे, सत्ता से तुरंत बाहर हो जाएंगे। तो सबके लिए काम करेंगे, किसी एक को छोड़ेंगे नहीं कि अनपढ़ हटाओ, ये बेरोजगार हटाओ, ये महिला इनके लिए हटाओ, सबके लिए काम करेंगे। इसलिए देखो जब भारत में चुनाव आता है तो भारत में राजनीति में क्या होता है? हर पार्टी या हर वर्ग को टारगेट रखती है। चाहे बूढ़े हो तो बूढ़े के लिए हम पेंशन देंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार है, इनके लिए ये बांटेंगे, वो करेंगे, सब देंगे। क्यों? क्योंकि वो सबको समेटना चाहते हैं कि हर सभी ओर से हमको वोट मिले, ऐसा कोई वर्ग ना छूटे जो हमको वोट ही ना दिया हो, सबको वोट हो, आपको वोट मिल जाएगा। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने सबको अधिकार दिया कि आप पागल ना हो और आप बहुत बड़े अपराधी ना हो तो आप वोट दे सकते हो। तो अमेरिका में काफी लंबे समय 1954 से 1968 नागरिक अधिकार आंदोलन, नागरिकों ने अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया, बहुत सी चीजों का आंदोलन किया। और उसके बाद ये जो आपका है 1966 से लेकर 1975 तक, 1968 में क्या हुआ था? ओलंपिक हुआ। उसके बाद जो है जितने भी काले लोग थे इन्होंने अपने अधिकार के लिए कि हम भी इंसान हैं, हमको भी आपके जितना ही अधिकार मिलना चाहिए, काले हैं तो क्या हुआ? आंदोलन चला। और ये आंदोलन 1966 से लेकर 1975 तक 11 साल चला। और ये कब चला? जब इन्होंने आंदोलन चला। और जब 1968 में टॉमी स्मिथ, जॉन कॉर्लिस और पीटर नामस जब इन्होंने आंदोलन किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इन्होंने आवाज उठाई, तो पूरे अमेरिका में आगे की तरह काले लोगों ने आंदोलन किया, हमको भी अधिकार चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए अधिकार लेकर रहेंगे। इस तरह से हो गया कि लड़के लेंगे अधिकार, ऐसा बात हो गया था। तो इसलिए पढ़ना जरूरी कि आप ये ना, तो मैंने बताया ना कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में हर देश में आपको भेदभाव दिखने को मिलेगा, वो हर देश में भेदभाव है। जैसे भारत में अगर ब्राह्मण और हरिजन का आपको भेदभाव देखने को मिला प्राचीन समय में छुआछूत को लेकर, तो वैसे बहुत सारे देशों में आपको रंग को देखकर भेदभाव मिला।
बहुत सारे देशों में महिला पुरुष को लेकर भेदभाव देख रहे हैं कि महिला आप ये नहीं कर सकते, बात खत्म, चाहे कितनी भी योग्यता, कुछ करना ही नहीं है। तो हर समाज में भेदभाव रहा, ठीक है। अब इसके बाद जानिए उसके बाद क्या होता है। देखिए, जब इन्होंने तीनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अपनी आवाज को उठाया, पूरे विश्व में पहुंचाने का प्रयास किया, तो ऐसा माना गया कि आपने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का या खेल की भावना को ठेस पहुंचाई, क्योंकि जो ओलंपिक है इसको बनाया गया है खेल के भावना से। आप यहाँ पर आकर अपनी बात को, अपनी निजी समस्याओं को या कुछ अन्य चीजों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या किया गया, ये जो 3 व्यक्ति थे जिसमें से टॉमी, जॉन कार्लोस और पीटर, इनके जो मेडल, जो इनको मेडल दिया गया था गोल्ड सिल्वर, इनसे क्या गोल्ड सिल्वर कॉपर मेडल जो दिया गया था इनसे छीन लिया गया था कि आप भैया आप वापस दे दो, वापस इनसे छीन लिया गया था। और इसके साथ साथ क्या किया गया, ये जो पीटर थे, नामन थे, जो ऑस्ट्रेलिया के थे, इनके ऊपर रोक लगा दिया गया था कि आप आज के बाद कभी भी आप ओलंपिक में दौड़ेंगे नहीं। जबकि उस समय दौड़ में दूसरे नंबर पर आए थे, यानी दूसरे रैंक पे आए थे, यानी पूरे विश्व में इनका जो रैंक था वो 2nd रैंक था दौड़ने में, दुनिया के दूसरे सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति उस समय थे। रोक लगाया गया, फिर दोबारा आप ओलंपिक में खेलोगे नहीं। तो जब इन्होंने विरोध किया तो विरोध की इनको सजा मिली, इनसे इनके मेडल छीन लिए गए, इनको रोक लगा दिया गया कि आप भाई दोबारा क्या आप कभी भी आप ओलंपिक में नहीं खेलोगे। इसके साथ साथ और बात बता दूं, वर्ष 2006 में पीटर नामर्स इनकी का देहांत हो जाता है, इनका देहांत हो जाता है। और जब देहांत हो जाता है तो ये जो अमेरिका के जो 2 व्यक्ति हैं, टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलस, उनके अर्थी को कंधा देने पहुंचते हैं। मतलब ये एनसीईआरटी ने लिखा है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और ये जो 2 व्यक्ति हैं, मैं नाम जरा इसमें थोड़ा देखूं। और ये जो 2 व्यक्ति हैं, सैन होल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी, मैं किताब की मदद से मैं पढ़ाता हूँ ताकि कोई चीजें गलत ना हो, मैं लिख दूं। ये आपका रुक जाइए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। मैं कहूँगा अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, तो ये जो डेट है इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो डेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं यूं नहीं लिखवा रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और मैं एक चीज़ और आपको लिखवा रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए मैं जो लिखवा रहा हूँ, सैन होज, देखिए सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी सैन होज यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ से जहाँ से इन दोनों ने पढ़ाई की थी, ठीक है। सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से कौन 2 व्यक्ति, जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ, इन दोनों ने इन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया था। और इस यूनिवर्सिटी से जब पढ़ाई किया था तो जो इन्होंने कार्य किया था सही किया था, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटी को लगा हाँ कि भाई कोई कारा इसके साथ बुरा बर्ताव किया जाए, उसको कुछ अधिकार ही ना दिया जाए, और कोई गोरा है इसके लिए उसको विशेष अधिकार दिया जाए कि तुम ही सब कुछ हो, जो हो सब आप ही हो, सर्वे सर्वा आप ही सब कुछ हो। तो गलत उनको भी लगा। तो यूनिवर्सिटी के इनके जिस यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ के निकले थे, सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने माना कि आपने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसको उठाया आपने सही किया। और सम्मान के स्वरूप में इन्होंने क्या किया, जो टॉमी स्मिथ थे और जॉन कार्लोस थे, इनकी क्या एक मूर्ति बनाई गई थी, दोनों की मूर्ति बनाई गई थी, ठीक उसी प्रकार की मूर्ति बनाई गई थी जिस तरह की आकृति में वो मेडल लेने पहुंचे थे, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, कुछ इस तरीके से बनाया गया था इन दोनों लोगों की, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए मैं डेली शाम 5 बजे लाइव क्लास चलाता हूँ, ठीक है। यदि चीज़ें ना समझ में आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। लाइव क्लास का मतलब होता है कि इंटरेक्टिव इंटरेक्शन। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आपका डाउट क्लियर हो। यदि जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं ना, अगर उनको कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछिएगा। डाउट अगर आप पूछेंगे तो इससे क्या होगा कि मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा या फिर कभी भी मान लीजिए अगला वीडियो में आपसे मुलाकात हुई तो मैं बताता हूँ हाँ कि ये जो समस्या थी आपकी थी, फिर वो समस्या आपको ना झेलनी पड़ी। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो, चाहे कोई चीज़ें कोई टॉपिक ना समझ में आया या
मेरी आवाज़ को लेकर, मेरा आवाज़ बहुत स्लो है, मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, तेज़ मतलब मेरी स्पीड है, मेरी स्पीड में इतना तेज़ बोलता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, वॉइस बहुत स्लो आ रही है, ठीक है, या मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, या किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो कमेंट करके आप बताइएगा, जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे। और लाइव में है, आप जुड़े हुए हैं तो लाइव में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं कहूँगा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और लोकतंत्र और विविधता करके इस चैप्टर को नाम डालकर अब ये 3 पॉइंट है, ये जो है आप नोट कर सकते हैं, 3 पॉइंट है, ठीक है। 1 2, ये आगे पीछे इसको देखकर आप घबराइएगा मत, इधर हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट जो है आप एक अच्छा से एक स्क्रीनशॉट जो है आप जो है ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। 40 मिनट का वीडियो है, बहुत बड़ा भी नहीं है और छोटा तो नहीं है। मैं कहूँगा आप इसको चीज़ें समझ में आएंगी तो ठीक है, नहीं से चीज़ें समझ में आएंगी तो कमेंट करके बताइएगा। फिर हम इस चैप्टर को अभी पढ़ना है, अभी चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, ना ना ना, चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी चैप्टर पढ़ना है। अभी चैप्टर में जो लेक्चर 3 आएगा जिसमें हम कुछ टॉपिकों पढ़ेंगे। ये तो कहानी थी कि किस तरीके से भेदभाव था, उसके बाद हम पढ़ेंगे समानता, असमानता और विभाजन कि समानता क्या होता है, असमानता क्या होता है और विभाजन फिर कैसे होता है, फिर सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है और कहानी को देखेंगे। फिर किस तरह से ये लोकतंत्र राजनीति को प्रभावित करता है और भारत के संदर्भ में भी हम इसको देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये कल के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। और मैं बात कहूँगा, मैं ओमकार मौर्य इस क्लासेस के माध्यम से यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेंगे। और यदि आपके भाई बहन, छोटे भाई कोई भी पढ़ने वाला हो, यदि आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, नहीं कर सकते तो भी ठीक है। और मैं आप लोग से उम्मीद करूँगा, ये कहूँगा ये जो क्लास है अपडेटेड न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस पे है, वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए, वो बच्चे जो वर्ष 2025 में जो अपना बोर्ड का पेपर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ में आए होंगे और आपने जो अपना कीमती समय दिया है ना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग करता हूँ, आभारी हूँ। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।